हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने स्टार्ट की थी रहबर सीरीज़ फॉर क्लास 10th और इसमें हमने केमिस्ट्री में भी 2-3 चैप्टर्स एंड के मतलब कंप्लीट किए थे और बायो में 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने लाइफ प्रोसेस और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अच्छे से क्लियर किया था। ड्यू टू सम रीजंस हम थोड़ा बिजी थे, थोड़ा खुद के मतलब एकेडमिक्स में मतलब बिजी थे। इसकी वजह से वीडियोस काफ़ी टाइम से नहीं आ रही थी, लेकिन आज से फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं हम रहबर सीरीज़ फॉर क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th की रहबर सीरीज़ आज से स्टार्ट फिर से होने जा रही है। ठीक है, फिर से डटे रहिए और हम माजरत चाहते हैं कि जो हमने आपका कुछ टाइम वेस्ट किया, बाय द वे दैट वाज नॉट वेस्ट। हम खुद के लिए भी टाइम निकाल रहे हैं और आपके लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स का टाइम था। एग्ज़ाम्स के टाइम में पूरा फोकस हमारा स्टडीज़ पे रहा और उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। और फिर से हम रहबर सीरीज़ को आज से कंटिन्यू करते हैं और इसमें मैं आज जो बायो में पढ़ा रहा हूँ वो मेरा 3rd चैप्टर है। पढ़ाना था मुझे हेरेडिटी एंड जेनेटिक्स, लेकिन रिदम में आने के लिए वो अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसमें कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है और उसमें आपको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, जिस तरह लाइफ प्रोसेस केमिकल कोऑर्डिनेशन हमने अच्छे से पढ़ा, यही मेंटेन मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए और एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम पहले इजी वाला चैप्टर उठाते हैं, दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट। इसमें 4-5 लेक्चर्स लगेंगे, कितने लेक्चर्स लगेंगे, लेकिन जब तक हम वापस से रिदम को पकड़ेंगे तब तक हम हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि वो आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा क्लास 12th में, लेकिन उसे हम बाद में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, रिदम पकड़ने के लिए हम आवर एनवायरनमेंट को अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, आवर एनवायरनमेंट जो है ये इजी चैप्टर है। इसमें हमें एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आते हैं उनके बारे में पढ़ना है, एनवायरनमेंट में होता क्या है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसलिए ये इजी चैप्टर है। इसको मैंने कुछ ऐसे वैसे स्लाइड्स नहीं बनाई है, हम डायरेक्ट इस पीडीएफ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, जहाँ मुझे लगे कि कुछ समझाना है अलग से मैं साइड में समझाऊंगा और कुछ डायग्राम बनानी हो तो मैं साइड में बनाऊंगा। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ये इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू स्टडी। एनवायरनमेंट में होता क्या है, क्या होता है, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू द बायोलॉजी। जब आप हायर क्लास में जाओगे बायोलॉजी में आता है फूड चेन, फूड वेब। ठीक है, इसलिए आवर एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आवर एनवायरनमेंट, देखिए एनवायरनमेंट में क्या आता है। पहले हम एनवायरनमेंट को क्या हम उर्दू में लिखते हैं, एनवायरनमेंट तो हम कहते हैं माहौल को, जो अपने इर्द गिर्द जो माहौल होता है इसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं सिंपल भाषा में। इसमें बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम पढ़ते हैं इस पीडीएफ को। ठीक है, मैं जूम करता हूँ इसे। एनवायरनमेंट मीन्स, मैं इस तरह करता हूँ, सॉरी इसको मैं थोड़ा बहुत छोटा कर देता हूँ पेन को, ताकि मैं साथ साथ हाईलाइट कर सकूँ। ठीक है, पहले मैं इस वाले को इरेज करता हूँ, आप देखते हैं हम कैसे। ठीक है, एनवायरनमेंट मीन्स एवरीथिंग विच सराउंड्स अस। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जो भी हमारे इर्द गिर्द है, चाहे लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है, जो भी हमारे इर्द गिर्द है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, इट में इंक्लूड लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स। थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट बनाते हैं हम। जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट में 2 चीज़ें आते हैं। एनवायरनमेंट में 2 चीज़ें आते हैं। एनवायरनमेंट में एक तो आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, एक तो आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और एनवायरनमेंट में दूसरा कंपोनेंट जो आते हैं उनको हम कहते हैं एबायोटिक। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, ए मीन्स विदाउट लाइफ, यानी ये होंगे बायोटिक मीन्स लाइफ, यानी ये होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारे इर्द गिर्द 2 ही चीज़ आते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो भी आता है वो 2 कैटेगरीज में आता है, या तो वो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। अगर हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं जो लिविंग है उनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जो लिविंग है, जो भी हमारे इर्द गिर्द नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, वो भी एनवायरनमेंट में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये आसान था, इसलिए आप इस तरह इसको चार्ट में बना सकते हो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। सो इट में इंक्लूड बिसाइड्स ऑल क्रिएचर्स वाटर एंड एयर आल्सो। इसमें सारे क्रिएचर्स आते हैं, जो भी एनवायरनमेंट में क्रिएचर्स है, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स,
एयर, वाटर, क्लाउड्स, एवरीथिंग जो हमारे बगैर जो भी आएगा। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, शायद आपको नहीं है, 11th में आप पढ़ोगे व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग, ठीक है। वहाँ हम कहते हैं सिस्टम जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके बरक जो भी यूनिवर्स में है उसे हम कहते हैं सिस्टम। इसीलिए आपका एनवायरनमेंट क्या है, आप मान लो आप सिस्टम हो, आपके इर्द गिर्द जो भी आपके पास है, चाहे लिविंग है नॉन लिविंग है, उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है। उसमें वाटर, एयर, सब कुछ आता है। एनवायरनमेंट अफेक्ट्स लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा को भी हम समझेंगे, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, इस वाले पोर्शन को, इसको हाईलाइट करते हैं। क्या कहता है कि जो एनवायरनमेंट है, यही एनवायरनमेंट है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। यानी जो भी एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म है, उसके लाइफ और डेवलपमेंट पर किसका इफेक्ट रहता है, एनवायरनमेंट का। और यहाँ पर लिखा है वाइस वर्सा का। वाइस वर्सा का मतलब क्या है, ये जो लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट हैज़ आल्सो एन इन्फ्लुएंस ऑन एन एनवायरनमेंट। देखिए, एनवायरनमेंट का हम पे असर है और हमारी वजह से भी एनवायरनमेंट पर असर है, ठीक है। फिर नेगेटिव असर है या पॉजिटिव असर है, वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है। एनवायरनमेंट तो हमें, अगर मैं एक हार्श रियलिटी आपको बताता हूँ, एनवायरनमेंट हमें पॉजिटिव इफेक्ट देता है और हम इन टर्न एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं एनवायरनमेंट पे, ठीक है। यही होता रहता है, हमारी ज़िंदगी और डेवलपमेंट, हमारी लाइफ और डेवलपमेंट पे एनवायरनमेंट का असर होता है। जैसे बायो में आप पढ़ोगे, ये अगर बायो में आप जब हायर क्लास में जाओगे, बायो में पढ़ोगे आप, जब सेल होता है, सेल बहुत सारे होते हैं, इनके इर्द गिर्द होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन सेल्स का क्या बन गया, एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को कंसिडर करूंगा, इसके एनवायरनमेंट में क्या आएगा, एक तो सारा ECF आएगा और ये बगल में जो सेल्स है, इनकी वजह से, इस ECF और अदर नेबरिंग सेल्स की वजह से इस पर असर पड़ता है। इसी तरह एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द है, उनका हमारी लाइफ और डेवलपमेंट पे असर होता है और इन टर्न हम भी एनवायरनमेंट पर इन्फ्लुएंस करते हैं और इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट, सबस्टेंसेस दैट आर डिकम्पोज्ड आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। अब सबस्टेंसेस दो किस्म के होते हैं, जो भी एनवायरनमेंट में सबस्टेंसेस है वो दो किस्म के हैं, ठीक है। ये जो चार्ट्स मैं बना रहा हूँ, ये आप एक शीट पर बना के रखिए, फिर ये आसानी होती है। और जब ये शीट्स आप बनाओगे, ये चार्ट्स आप बनाओगे 2-3 पेज पे, उन्हीं को रिवाइज करना है। ये एक किस्म का वो बनता है ना, रिवाइज चार्ट, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो भी सबस्टेंसेस है वो दो किस्म के हैं, या तो बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस, या तो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस। देखिए, बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस मीन्स, यहाँ पर फिर मैं बताऊंगा बायोडिग्रेडेबल क्यों इनको बोलते हैं, क्योंकि इनके डिग्रेडेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म्स का रोल होता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिज्म्स वो होते हैं जो डिग्रेड होते हैं, डिग्रेड मतलब जो ख़त्म होते हैं, ख़त्म होते हैं मतलब जिनको सड़ाते, जो सड़ जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नहीं सड़ते हैं, जो डिग्रेड नहीं होते हैं, इनके लिए वो होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर, जो इनको डिकम्पोज करते हैं। जो चीज़ें डिकम्पोज होती है उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस, और जो नहीं होते हैं डिकम्पोज, उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, कोई लीफ है बायोडिग्रेडेबल, क्यों, क्योंकि ये सड़ जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगा प्लास्टिक ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह आप लिख सकते हो, ये बहुत आसान है, ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी, ठीक है। सबस्टेंसेस जो डिकम्पोज होते हैं उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में इस चैप्टर से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। वो क्या आते हैं, फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है, नेम 2 बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस या नेम 3 नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स का भी ख्याल रखिए। बायोडिग्रेडेबल में आप लिख सकते हो ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी ऑर्गेनिक वेस्टेज है, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्टेज मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स वेस्टेज बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्टेज। ऑर्गेनिक वेस्टेज मतलब
एक प्लांट है, प्लांट के लीफ जड़ गए, ठीक है, प्लांट एक ऑर्गेनिक प्लांट है, हम कहेंगे ऑर्गेनिक, ठीक है, वो जब लीफ जड़ गया तो वो डिग्रेड होगा, वो डिकम्पोज होगा। इसलिए जो भी ऑर्गेनिक वेस्टेज है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से वेस्टेज बनते हैं, वो होते हैं डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो प्लास्टिक्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक DDT, अगर कभी कभी बहुत सारे मतलब आपके एग्जाम में भी आ सकता है, व्हाट इज़ DDT की फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइमेथाइल, डाइक्लोरो डाइमेथाइल ट्राइक्लोरो डाइक्लोरो डाइमेथाइल ट्राइक्लोरो एसीटेट, ठीक है, इसी तरह का कुछ है ट्राइक्लोरो एसीटेट, इसी तरह का कुछ इसकी फार्मूला है, ये सॉरी फुल फॉर्म है, मैं अभी भूल गया, DDT, ठीक है, DDT, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है, DDT की फुल फॉर्म। और जो फर्टिलाइजर्स है ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, इनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब क्या है? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या लिखेंगे आप एग्जांपल? बायोडिग्रेडेबल में आप एग्जांपल्स लिखेंगे ऑर्गेनिक वेस्टेज लाइक लीफ, प्लांट, ब्रांच, फ्लावर एटसेट्रा। और इसमें आप लिखोगे प्लास्टिक और लिखोगे DDT और लिखोगे फर्टिलाइजर्स, ठीक है। DDT की फुल फॉर्म ज़रूर देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी मैं अभी के लिए भूल गया, मुझे EDTA का भी कंफ्यूजन होता है, जैसे केमिस्ट्री में रहता है इथाइलिन डाइमीन, वो EDTA की फुल फॉर्म कुछ है इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट, ठीक है। इसी तरह जो ये है DDT, इसकी फुल फॉर्म ज़रूर देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। DDT की फुल फॉर्म ज़रूर देख लेना। अब कहाँ पहुँच गए थे हम? यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अगर हम अभी देखेंगे एक्चुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल परसिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम आर मे हैव हार्मफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेज है वो एनवायरनमेंट में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं क्योंकि वो डिकम्पोज आसानी से नहीं होते हैं, और इसकी वजह से जब ये एक्यूमुलेट होते हैं इन द एनवायरनमेंट ये हार्म काज करते हैं, ये प्लांट्स, एनिमल्स और लाइफ के लिए हार्मफुल बन जाते हैं और स्पेशली एनवायरनमेंट के लिए ये हार्मफुल बन जाते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये आसानी से डिग्रेड नहीं होते हैं और ये इस एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट होते रहते हैं और इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फर्टिलाइज़र, DDT, प्लास्टिक, इनमें केमिकल्स होते हैं। लीचिंग की वजह से वो केमिकल्स वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं और बहुत सारी हार्मफुल इफेक्ट्स रहते हैं एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट में जो लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स है उन पर इनका हार्मफुल इफेक्ट रहता है, ठीक है। अब जो है वो है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। ये भी आता है कभी कभी क्वेश्चन, व्हाट इज इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कहाँ पहुंचे थे? अब हम देखते हैं इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है। देखिए इकोसिस्टम, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इकोसिस्टम के रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, डेफिनेशन, ठीक है। और एक हम याद रखते हैं इसकी टर्म किसने दी थी, इकोसिस्टम, ये भी आप ही चेक कर लेना। इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय टॉर्नसली, मगर मैं नोट लिखता हूँ यहाँ पर, ये भी आपने क्रॉस चेक करना है, ठीक है, टॉर्नसली। और तो आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में लिखना, होमवर्क करने के बाद कमेंट सेक्शन में इन दो चीज़ों का याद रखना। ये क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक तो आप ये देख लेंगे, ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे, ये ठीक है। दूसरा ये इम्पोर्टेंट है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। DDT की फुल फॉर्म, और दूसरा क्वेश्चन क्या है जो मैंने अभी बताया, इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी, इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी, ठीक है। इसका मैंने अभी के लिए बताया था, डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरो, क्या था वो, इसी तरह का ये, ठीक है, DDT है। इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय टॉर्नसली, लेकिन इन दोनों को आपने क्रॉस चेक करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं ये रख रहा हूँ ये होमवर्क, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं
all the interacting organisms in an area together with non-living components form an ecosystem. ठीक है, what is ecosystem? इकोसिस्टम में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यानी व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मतलब उसमें सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ये मेरी बात याद रखना, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स ही नहीं, एक एरिया में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग कंपोनेंट्स दोनों आते हैं, ठीक है। सो एन इकोसिस्टम कंटेन्स बोथ बायोटिक लिविंग क्रिएचर्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, एटसेट्रा। यही मैंने कहा, इकोसिस्टम में बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं शॉर्ट में। यानी व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द ग्रुप, आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एरिया जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इकोसिस्टम जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम्स एंड नेचुरल इकोसिस्टम्स। यानी इकोसिस्टम या तो नेचर से ही बाय नेचर बना हुआ होगा नेचुरल इकोसिस्टम, या तो हम जो इकोसिस्टम बनाते हैं कभी, लाइक क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड कौन बनाते हैं? इंसान। एक्वेरियम कौन बनाते हैं? इंसान। ये एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी आ सकता है नेम टू मैन मेड इकोसिस्टम्स या मेंशन टू मैन मेड इकोसिस्टम्स, तो इसका एग्जांपल है क्रॉपलैंड एंड एक्वेरियम। कभी आते हैं नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल्स, ठीक है। एक्वेटिक जो नेचुरल इकोसिस्टम है इसके भी दो टाइप्स है, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लैंड इकोसिस्टम। याद रखना, एक्वेटिक इकोसिस्टम पानी से रिलेटेड होंगे, जो भी इकोसिस्टम्स पानी में बनेंगे उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो बाय नेचर बनते हैं इसलिए ये है नेचुरल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लैंड इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम सारे इकोसिस्टम जो लैंड पर बनते हैं, खुश्की में बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स या लैंड इकोसिस्टम्स। ये खुद ब खुद नेचर में बनते हैं इसलिए इनको हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम्स। कभी अगर आएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के बताओ एग्जाम्पल्स, तो उसके भी पहले टाइप्स हैं यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम के, मैराइन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम वो सारे इकोसिस्टम्स जो बाई नेचर वाटर में बनते हैं। अब वाटर के भी दो किस्म हैं, या तो साल्टी वाटर होगा या फ्रेश वाटर होगा। साल्टी वाटर को हम कहते हैं मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर को हम कहते हैं फ्रेश वाटर। वो सारे इकोसिस्टम्स जो बाई नेचर मैरीन वाटर में बनते हैं, समंदर्स में बनते हैं, साल्टी वाटर में बनते हैं, उनको हम कहते हैं मैरीन इकोसिस्टम। एग्जांपल दो जो है वो है सी एंड ओशन। व्हाट आर सी एंड ओशन? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैरीन इकोसिस्टम, और यू कैन से दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के ही है, लेकिन स्पेसिफिकली दे आर द एग्जांपल्स ऑफ मैराइन इकोसिस्टम। इसी तरह फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आते हैं, जो भी फ्रेश वाटर ये है फ्रेश वाटर सोर्सेज लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड, पूल, इनमें जो भी इकोसिस्टम बनते हैं वो होते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स या दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम्स। स्पेसिफिकली दीज आर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। कभी ऐसे आएगा एग्जांपल नेम टू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, तो आप इनमें से लिखना जो भी फ्रेश वाटर सोर्सेज है लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड, पूल। नेम टू मैराइन इकोसिस्टम्स उसमें आते हैं जो साल्टी वाटर्स होते हैं लाइक सी, ओशन, ये है मैरीन इकोसिस्टम। लेकिन ये सारे मिलाकर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरीन इकोसिस्टम किस में आते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम में। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लैंड इकोसिस्टम दोनों आते हैं नेचुरल इकोसिस्टम में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है जो खुश्की में बनते हैं उसमें आता है डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट। एक जो यहाँ पर है वो छुप गया है। फॉरेस्ट इज ए एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड इट इज ए नेचुरल इकोसिस्टम। डेजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड इट इज ए नेचुरल इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। ये जो यहाँ पर ये चार्ट बनाया गया है, इसके एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेम टू मैन मेड इकोसिस्टम्स, नेम टू एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, नेम टू मैराइन इकोसिस्टम्स एटसेट्रा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन यही बनते हैं, ठीक है। और यही भी बहुत मुश्किल करते हैं, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन होगा तो अगर 10 लाइनें याद नहीं होंगी, 3 तो होंगे, चलो 2 मार्क्स तो मिलेंगे। लेकिन जो ये 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये बहुत मुश्किल करते हैं। या तो आपको पता है या तो आपको पता नहीं है, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अब हम ये कल देखेंगे फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब, फिर इसमें कौन कौन से चीज़ें आते हैं, कौन सी लेवल्स आते हैं, फिर हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये था पहला लेक्चर रिदम पकड़ने के लिए, ठीक है। आज से हम कंटिन्यू लेक्चर करेंगे स्टार्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।